तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, आपको मानव भूगोल का पहला चैप्टर बिल्कुल 100% समझ में आएगा। अगर एक भी पॉइंट आपका बिल्कुल भी छूटने वाला नहीं है, एक एक पॉइंट एक एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल 100% क्लियर होगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो आप देख सकते हैं ये है भाई मानव भूगोल। देखो पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट पढ़ेंगे आपको। बस चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला पॉइंट हमने लिखा हुआ है भूगोल। भूगोल मतलब जियोग्राफी। यह दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। जियो मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। ठीक है, तो इरेटोस्थनीज भूगोल के जनक माना जाता है इनको। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक है, भूगोल को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा भौतिक भूगोल, दूसरा हो जाएगा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल आप लोगों ने 11th में पढ़ लिया होगा, अगर पढ़ा होगा ना, क्योंकि इस बार तो लॉकडाउन रहा तो आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। कोई बात नहीं, तो भौतिक भूगोल तो आपको पढ़ना नहीं, यहाँ पे पढ़ना है मानव भूगोल। एक बार और देख लेते हैं। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इसका अगर पूरा अर्थ निकालेंगे तो निकलेगा पृथ्वी का वर्णन करना। अब जो भूगोल के जनक हैं वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। चलिए, भूगोल को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा भौतिक भूगोल, दूसरा हो जाएगा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल अपने लोग 11 क्लास में पढ़ चुके हैं 11th में, और यहाँ पर पढ़ेंगे मानव भूगोल। चलिए, तो मानव भूगोल यहाँ पर आप चाहें तो पूरा नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से व्यवस्थित नोट्स आपको मिल जाएंगे और आप इन्हीं को पढ़ के अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मानव भूगोल में पढ़ेंगे। तो मानव जो भूगोल के जनक हैं वो हैं फ्रेडरिक रेडजेल। आप रेडजेल याद कर सकते हैं, तब भी आपका काम बन जाएगा। इनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजियोलॉजी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमेशा पूछते हैं कि इनकी, या फिर तो बुक पूछ लेगा कि रेडजेल की बुक कौन सी है। ठीक है, तो एंथ्रोपोजियोलॉजी बता देंगे, या पूछ लेगा मानव भूगोल के जनक कौन है, तो फिर फ्रेडरिक रेडजेल। तो इन चीज़ों को याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब क्यों इन्हें जनक कहा जाता है, क्योंकि जो इनकी ये बुक है इसके अंदर मानव भूगोल का वर्णन किया गया, इसी बुक के अंदर किया गया। यहीं से मानव भूगोल एक तरह से सब्जेक्ट की शुरुआत हो गई। हालांकि भूगोल पहले भी पढ़ते, लेकिन इसका अलग पार्ट नहीं था। चलिए, मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं समझ लेंगे। सबसे पहले तो बता दें, मानव भूगोल की अगर सिंपल परिभाषा बताई जाए तो मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। ये बेसिक है, अगर आपको किसी के हिसाब से नहीं लिखनी, अपने हिसाब से लिखनी है तो इतनी लिख दें, आपका काम बन जाएगा। अब अगर हम कहें रेड जेल के अनुसार, अगर आप इनके अनुसार लिखेंगे तो आपको बिल्कुल यही लिखनी पड़ेगी। ठीक है, जो आपके बुक में भी दी गई है, यहाँ पर देखो, दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपकी परिभाषाएं दी गई हैं मानव भूगोल की, रेड जेल के अनुसार, एलएनसी सैंपल के अनुसार, और पॉल बिडाल डी लाब्लास के अनुसार। ठीक है, तो ऊपर वाली ये ज़्यादा दो इम्पोर्टेंट है, बाकी आपको इनका भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो सारा कुछ यह बुक में दिया हुआ है, अगर आप सही से पढ़ पाएँ, लेकिन यहाँ पे मैंने आसान भाषा में लिखा है तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए, इनके अनुसार क्या, रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये पॉइंट संश्लेषित जो दिखाई पड़ रहा है ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे एलएनसी सैंपल के अनुसार। तो इनके अनुसार है मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें याद रखनी है, परिवर्तनशील और सॉरी यहाँ पे अस्थिर पृथ्वी होगा और क्रियाशील मानव होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आप परिभाषाएं तो बेसिक याद करनी ही पड़ेंगी अगर आपको करना है। अब बात करेंगे मानव भूगोल की विचारधारा, जो आपकी अगली हेडिंग है। तो विचारधाराओं का मतलब क्या होता है कि अभी तक बहुत से साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने इसके बारे में बातें की होंगी, मानव भूगोल के बारे में। ठीक है, या फिर भूगोल और मनुष्य के बीच, मतलब पृथ्वी और मनुष्य के बीच जो संबंध है उनका अध्ययन बहुत से वैज्ञानिकों ने किया होगा। तो सबकी अपनी अपनी विचारधाराएँ हैं, उसी आधार पर कुछ मुख्य विचारधाराएँ यहाँ पर निकल के आई हैं। एक है नियतवाद, इसे ही निश्चयवाद कहते हैं। दूसरी है संभववाद, और तीसरी है नव निश्चयवाद।
ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही है और बहुत आसान है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको भाई स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप चाहें तो वीडियो को 1.5 में चला सकते हैं, और अगर कम लग रही है तो आप 2x तक चला सकते हैं। मेरा स्पीड में बोलने का हमेशा मकसद यही रहता है कि मैं कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। इसी वजह से बहुत से लोगों को मेरे वीडियो पसंद नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपको हमारे वीडियो किसी भी तरह से फ़ायदेमंद लग रहे हैं तो भाई अभी वीडियो को लाइक कर दें, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, हमें बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास मिलेगा। चलिए चलते हैं मानव भूगोल की विचारधाराएं। तो मानव भूगोल की विचारधाराओं से हमारा अभिप्राय है अलग अलग वैज्ञानिकों के मानव भूगोल को देखने के नज़रिए से। क्या है? मानव भूगोल की विचारधाराओं से हमारा अभिप्राय अलग अलग वैज्ञानिकों के मानव भूगोल को देखने के नज़रिए से है। कितना आसान भाषा में लिखा हुआ है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो अभी तक जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, अभी तक जो भी वैज्ञानिक हुए होंगे, उनने किस प्रकार से पृथ्वी और मानव के बीच के संबंधों को देखा है। ठीक है, इसे ही हम मानव भूगोल की विचारधाराएं कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मानव भूगोल की विचारधाराओं को 3 भागों में बांटा गया। मुख्य जो है वो 3 हैं, बाकी फिर कुछ भी हो, मुख्य क्या है यही हमको पढ़नी है। पहला हो जाएगा नियतिवाद, इसे ही निश्चयवाद भी कहते हैं। दूसरा हो जाएगा संभववाद और तीसरा हो जाएगा नवनिश्चयवाद। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं, ये चीज़ों को याद कर लो थोड़ा सा। अब आएंगे नियतिवाद या निश्चयवाद। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा नियतवाद या निश्चयवाद हेडिंग डालने। इसके अंतर्गत मानव का उस मानव मतलब आदि मानव का अध्ययन किया जाता है, जो पहले जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी उनके बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। वो मानव क्या थे, उनके अंदर ना तो टेक्नोलॉजी थी ना इतना ज्ञान था, तो वो क्या करते थे, पृथ्वी से डरा करते थे। ठीक है, और खुद को मतलब कुछ कर नहीं सकते। जैसे बारिश हुई तो उन्हें ये लगता था कि नहीं कोई प्रकोप है भगवान का, तो वो डर जाते थे और अपने आप को कोई समाधान नहीं निकालते। ना तो अच्छे घर बना पा रहे थे क्योंकि उनके पास इतना दिमाग नहीं था आदि मानव के समय में। तो पढ़ लेते हैं। इसके अंतर्गत उस मानव का अध्ययन किया जाता है जो मानव पृथ्वी से डरता था। इस समय मानव था, उसने खुद को पृथ्वी के अनुसार ढाल लिया था। मतलब अपने आप तो कुछ कर नहीं सकता था, जो जो कुछ हो रहा था उसी के अनुसार खुद को ढाल लिया था, क्योंकि वो पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके बाद ना तो इतना दिमाग था और ना टेक्नोलॉजी थी। चलिए इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टेक्नोलॉजी का ना होना, क्योंकि टेक्नोलॉजी थी नहीं। दूसरा, मानव का विकसित ना होना, मानव के इतना दिमाग नहीं होना कि कोई समस्या आए तो उससे कैसे लड़ें। जैसे अगर गर्मी लग रही है तो उसे पंखा बनाना नहीं आता कि पंखा बना लें तो क्या होगा, मतलब फ़ैन ऑन कर लें या एसी ऑन कर लें, क्योंकि दिमाग नहीं था, ना इतनी साइंस थी। ठीक है, तो वो प्रकृति से डरा करता था। जैसे बारिश चाहिए होती थी अगर उसे पानी चाहिए होता था खेत करने के लिए, मतलब अपनी खेती करने के लिए, तो वो क्या करता था, वो पूजा करने लगता था भगवान की कि नहीं भगवान कैसे नाराज़ हैं, अगर भगवान को खुश कर देंगे ना, तो वो हवन पाठ आपने सुना होगा, अभी भी बहुत से लोग करते हैं। ठीक है, उसके अलग मत हैं, उसको यहाँ से कनेक्ट ना करें। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो आपकी एनसीईआरटी बुक में बताया गया उसमें यही बताया गया कि उस टाइम पे जो मनुष्य था वो मूर्ख था, या मतलब कहें अज्ञानी था, तो वो उसे पता ही नहीं था कि मौसम किस हिसाब से काम करता है, और तो वो उसे लगता था कि भगवान की मर्जी सब कुछ हो रहा है, इसीलिए वो हवन पूजन करने लगता था और बारिश करता था कि इससे भगवान खुश हो जाएंगे और बारिश होने लगेगी। तो ये उस समय पे एनसीईआरटी के अनुसार ये मूर्खता दिखाई गई है। हालांकि अभी भी हवन ये सब होते हैं। अगर आप इस समय पे बहस करेंगे लोगों से तो वो इसके बारे में अपनी अलग राय देंगे कि इससे ये निकलता है वो निकलता है, तो वो उन लोगों की विचारधारा है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे। चलिए, इस विचारधारा के अनुसार पृथ्वी ज़्यादा शक्तिशाली है और मानव उसके अनुसार ही चलेगा। मतलब पृथ्वी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अब जो मानव होगा वो पृथ्वी के अनुसार अब खुद को डाल लेगा। उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ, पुराने समय में बारिश ना होने पर सिंचाई के लिए मोटर का उपयोग नहीं करता था। ठीक है, तो वह हवन पूजा करके भगवान को खुश करता था जिससे बारिश हो सके। ठीक है, देखो मैंने यही बात बोली थी। अगला है मानव का प्रकृतिवाद। तो जो नियतिवाद है या निश्चयवाद है, इसे ही हम मानव का प्रकृतिवाद कहते हैं। तो पॉइंट वहीं से हमने कुछ उठाए हुए हैं। निश्चयवाद की स्थिति को ही मानव का प्रकटीकरण कहते हैं। प्रकृतिवाद, या वो एक ही बात हो जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। प्रकटीकरण कहते हैं। इस स्थिति में मानव पृथ्वी के अनुसार जीना सीख लिया और मानव पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर सकता था, मतलब पृथ्वी से खुद को प्रभावित कर लेता था। और इसके समर्थक की बात करें तो रेडजल हो जाएंगे, हम्बोल्ट हो जाएंगे, और एक साइंटिस्ट और हैं, उनका तो मैं अभी नाम नहीं ध्यान है।
3 लोग हैं। उसके बाद में बात करेंगे संभववाद। नियत की बात के बाद क्या आई? संभववाद। संभववाद में क्या था? इसके समर्थक थे विडाल डी लाब्लास। इसमें क्या हो गया कि वो उसे टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो चुका, अब वो बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं था। उसे तो ऐसा ही लगा कि नहीं, बारिश नहीं हो रही है, खेतों को सिंचाई करनी है, तुरंत वो मोटर उसने चालू किया। जो आधुनिक मानव है ना, उसी तरह का यहाँ पे बात हो रही है। मोटर चालू किया और पानी सिंचाई होने लगी। गर्मी लग रही तो उसे भगवान के भरोसे नहीं बैठेगा कि नहीं भगवान को खुश कर दें, सर्दी होने लगे, नहीं। तो क्या करता, पंखे का यूज करने लगा, अब तो एसी का भी करने लगा। तो इन चीज़ों का ये जो बात हो रही है, ये टेक्नोलॉजी से लैस हो गया इंसान, उस समय की बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं। देखो वीडियो पसंद आ रहा हो तो फिर क्या करना है आपको पता है, थोड़ा सा सहयोग करो, थोड़ा ध्यान से समझो लास्ट तक वीडियो। पूरा चैप्टर को मैंने समावेशित किया है इसी वीडियो में, और थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ मुझे पता है। कोशिश करें वीडियो को पोस्ट करके, अगर आपको लिखना है तो लिख लें। चलिए, तो संभववाद की बात करेंगे। इस विचारधारा के समर्थक कौन से? विडाल डी लाब्लास। यह निश्चयवाद के आगे की स्थिति है। पहले निश्चयवाद हमने जो पढ़ा था अभी, जिसमें उसे टेक्नोलॉजी ज्ञान नहीं था, ना कोई ज़्यादा दिमाग था उसके अंदर, तो उसकी आगे की स्थिति है। इसमें उसे मानव का विकास भी हो गया था और वो प्रकृति के नियमों को समझने लगा। तो आप लिख सकते हैं, यह निश्चयवाद के आगे की स्थिति है जब मानव का विकास हुआ और वह प्रकृति के नियमों को समझने लगा। ये बात बताने, प्रकृति के जब नियमों को समझेगा तभी टेक्नोलॉजी का विकास हो सकता है। जैसे अगर बात करें घर्षण से गर्मी उत्पन्न होती है, तब ये मानव ने समझा, आदि मानव ने, तो उसने आग का आविष्कार किया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं, आगे हम पढ़ेंगे। सारी चीज़ें नोट बनाए हुए हैं, पूरे कंप्लीट आपको मिलेगा। इस समय मानव प्रकृति को प्रभावित करना शुरू कर दिया। मतलब अब वो प्रकृति के भरोसे नहीं रहेगा कि नहीं जो कुछ प्रकृति करेगी वही हमें करना होगा ना, अब वो अपने आप प्रकृति को भी प्रभावित करने लगा। आज देख रहे होगे कि उसे कहीं जाना है तो उसे मतलब नहीं, बारिश हो रही या गर्मी हो रही, उसने अपनी कार निकाल ली, एसी ऑन की और निकल गया। ठीक है, तो अब वो उसे प्रकृति मतलब ही नहीं है। और वो तो पहाड़ों को भी काटने लगा, उसे रास्ता बनाना है तो पूरा पहाड़ चढ़ के नहीं जाएगा, बीच में से सुरंग बना दी है ना जी। आज के मानव की बात हो रही है। तो इस समय मानव प्रकृति को प्रभावित करना शुरू कर दिया था और अपने अनुसार प्रकृति को ढालने लगा। मतलब अगर उसे पानी चाहिए तो जहाँ चाहा वहाँ एक छेद कर दिया ज़मीन में और पानी निकाल दिया। मनुष्य पृथ्वी से स्वतंत्र होकर रहने लगा। पिछला क्या था निश्चयवाद में, उसमें क्या था, पृथ्वी से डरता था कि जैसा पृथ्वी करेगी, नेचर करेगा, हम उसी हिसाब से जिएंगे। यहाँ पे क्या था, नहीं अब वो स्वतंत्र हो चुका है, उसे पृथ्वी से मतलब नहीं, नेचर से मतलब नहीं, नेचर क्या कर रहा है वो अपने हिसाब से चलेगा। अभी एक और आगे वाली जो विचारधारा है नवनिश्चयवाद, उसमें ज़्यादा अच्छा डिटेल किया गया है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो, थोड़ा समझते चलें। तो पृथ्वी पर उपस्थित संसाधनों का प्रयोग करना सीख लिया। तो जो कोई पृथ्वी पर संसाधन का उपलब्ध है उनका, जैसे अगर बात करें कि ज़मीन के अंदर ऑयल था, तो इस टाइम पे क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर से ऑयल भी निकाल लेते हैं। ठीक है, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं, जो भी धातुएँ हैं उनको हम निकाल लेते हैं, उनका शोधन करते हैं, उनके औजार बनाते हैं और अपने काम में यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो उदाहरण तो मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें पूजा पाठ से दूर हो गया और ड्रामा में नहीं पड़ता कि नहीं बारिश करने के लिए हम इंद्र को खुश करें, ये करें ना, सीधे मोटर चालू किया। और क्योंकि उस टाइम पे ज्ञान नहीं था तो इसलिए वो पूजा पाठ में ज़्यादा लीन रहता था। चलिए, अब हम बात करेंगे प्रकृति का मानवीकरण। पहले पिछले वर्ड में बोला था मानव का प्रगतिकरण। ठीक है, यहाँ पे है प्रकृति का मानवीकरण, उसका उल्टा है, तो उसका उल्टा संभव बात को ही कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण। तो यहीं के कुछ पॉइंट हैं जो यहाँ पर मैंने यूज किए हैं। चलिए, नियतवादी विचारधारा में मनुष्य प्रकृति के अनुसार रहता था, लेकिन अब उसने पृथ्वी को अपने अनुसार परिवर्तित करना शुरू कर दिया या सीख लिया था। प्रकृति का, इसे ही प्रकृति का मानवीकरण करते हैं। देखो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। मतलब क्या था, पहले था मानव का प्रकृतिकरण, तो उसमें क्या था, मानव प्रकृति के अनुसार खुद को ढाल रहा था। यहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण, अब प्रकृति मनुष्य के अनुसार ढल रही है। हालांकि ढाल तो नहीं पाया, लेकिन हाँ उसके नियमों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने हिसाब से जी रहा है। जो करना है करेंगे, चाहे बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, उसे अपना करना है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, इसके लिए हम पढ़ेंगे नवनियतवाद। चलिए आ जाते हैं नवनिश्चयवाद। तो इसके जो फादर कहें या इसके बारे में जिन्होंने पूरा दिया है वो हैं ग्राफिक टेलर। तो ग्राफिक टेलर ने क्या कहा था कि उन्होंने इन दोनों को, मतलब संभववाद को और निश्चयवाद को, दोनों को एक में समावेश करके एक बीच का रास्ता निकाला, जिसे हम नवनिश्चयवाद कहते हैं। ठीक है, यह निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता है।
ठीक है। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। तो रुको और जाओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप 100% पूरा दिमाग लगा के याद कर लें, ये क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसे रुको और जाओ विचारधारा भी कहा जाता है। इसमें ना तो पूरी तरह नेचर है वो मानव के ऊपर डिपेंड है, ना मानव पूरी तरह से नेचर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच का रास्ता है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, ना तो मनुष्य पूरी तरह पृथ्वी को प्रभावित कर सकता है और ना ही पृथ्वी पूरी तरह से मनुष्य को प्रभावित कर सकती है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे भूकंप आएगा तो मनुष्य रोक तो नहीं सकता ना कि भूकंप आने को रोक सकता है, नहीं रोक सकता, लेकिन उसने ऐसी मशीनों का आविष्कार कर लिया है, ऐसे यंत्रों का आविष्कार कर लिया है कि उसे पहले ही पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है और वो उस हिसाब से सावधानी बरत लेता है। क्या करता है, जैसे मजबूत घर बना लिए तो जिससे क्या होगा, भूकंप आए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आने दो भूकंप। जैसे बारिश होने के लिए, अब बारिश को रोक तो नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर वो छाते का उपयोग कर सकता है। शायद आपको यहाँ पर जानकारी नहीं होगी कि संभववाद की स्थिति ये आ चुकी है कि अगर मनुष्य चाहे तब बारिश करा सकता है। ठीक है, क्या करेगा, वो बादलों में रिएक्शन करा के बारिश करा सकते हैं। इस समय जिस युग में हम लोग जी रहे हैं इसमें ऐसा संभव है और ऐसा किया भी गया है। चलिए, वो अलग एक पॉइंट मैंने बोला है, ठीक है, वो इसमें कनेक्ट ना करें। बारिश लगने पर वो क्या कर सकता है, कूलर चला सकता है और AC चला सकता है। ठीक है, पूरी तरह से वो प्रकृति पे डिपेंड नहीं है नव निश्चयवाद में। तो नव निश्चयवाद ना तो पूरी तरह से निश्चयवाद को मानता है और ना ही पूरी तरह से संभववाद को मानता है। ये दोनों के बीच का रास्ता है, मतलब हम प्रकृति का भी उपयोग करेंगे और इसका भी। तो ये है। अब मानव के भूगोल के क्षेत्र, मतलब ये क्वेश्चन पूछता है कि मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मानव भूगोल के क्षेत्र में आ जाएगा नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल। यहाँ पर देख लेंगे, थोड़ा सा बुक का उपयोग कर लेते हैं। यहाँ पर 1-2 पॉइंट और दिए गए हैं। देखिए, मानव भूगोल के क्षेत्र यहाँ पर देखेंगे, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। तो ये यहाँ से सिर्फ इतना ही पूछेगा कि कौन कौन से भाग हैं, तो आपको इनको पढ़ के याद करना है, इनको आपको याद रखना है। उपक्षेत्र की बात करें तो ये वाले जो हैं उपक्षेत्र, इसमें से 4-5 आपको जो सरल लगे वो याद कर लो। और क्वेश्चन पूछेगा मानव भूगोल के उपक्षेत्र कौन से हैं, तो वो आपको यहाँ से 4-5 लिख देने हैं। और अगर क्षेत्र की बात करें तो ये सारे आपको क्षेत्र लिख देने हैं। क्षेत्र आपको पूरे याद करने हैं, उपक्षेत्र में आपको 5-6 याद करने हैं। ठीक है, अगर हो सके तो ये याद कर लो कि ये इस क्षेत्र में कौन कौन से उपक्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में कौन सा उपक्षेत्र है, इस क्षेत्र में कौन सा उपक्षेत्र है। तो ये जाना आसान रहेगा, थोड़ा कठिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पर क्षेत्र की बात हो गई। अब बात करते हैं उपक्षेत्र की। तो मानव भूगोल के उपक्षेत्र, तो मानव भूगोल के उपक्षेत्र में अभी जो वहाँ पे लिखे थे ना, वहीं से मैंने कुछ ये पॉइंट लिखे हैं। संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, व्यापार भूगोल और पर्यटन भूगोल। और भी बहुत से क्षेत्र हैं, लेकिन कुछ हमें लिखने हैं, हमेशा 4-5 ही आता है तो हम पहले लिख देंगे। अब बात करेंगे उद्योगिकी, मतलब टेक्नोलॉजी का विकास। तो टेक्नोलॉजी का विकास कैसे हुआ, मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझा, उसी हिसाब से तब तक उनको नहीं समझ सकता था, तब तक वो विकास नहीं कर सकता था। ठीक है, जैसे हवा के कटाव को समझा तो उसने हवाई जहाज का प्रयोग, मतलब आविष्कार कर दिया। जब मनुष्य ने घर्षण और ऊष्मा को समझा तो उसने आग का आविष्कार कर दिया। मतलब देखो, जब भी हम दो चीज़ों को रगड़ते हैं तो उनके बीच में गर्मी उत्पन्न होती है। शायद आपको पता होगा कि आदि मानव ने किस तरह से आग का आविष्कार किया था। ठीक है, जब DNA और अनुवांशिकी को समझा तो उसने विभिन्न बीमारियों से लड़ने की ताकत प्राप्त कर ली। जैसे इस टाइम पे कोरोना चल रहा है, जिससे आप लोगों के बहुत से लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत से छात्र की नहीं स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, वैसे ही बहुत से ज़्यादा दुखी हैं। तो इस टाइम पे भी DNA की नॉलेज है, इसलिए हमने उसकी वैक्सीन बना पाई। अगर DNA की नॉलेज ना होती तो हम लोग वैक्सीन नहीं बना पाते। तो शायद आप लोगों को वैक्सीन की पूरी क्रिया पता होगी या नहीं पता होगी, वो हम डिस्कस करेंगे बहुत आसान भाषा में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ा सा सहयोग करो, अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत से छात्र हैं जिनको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता। अगर आपको भी नहीं आता तो डिसलाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि क्या समस्या आ रही, किस वजह से आपको हमारा वीडियो समझ में नहीं आया। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही था कि मैं देखना चाहता हूँ कि बच्चों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको अगर सपोर्ट रहा तो मैं इसके अगले का पार्ट भी बना दूंगा, 2nd चैप्टर भी, अगर आप लोगों ने कमेंट किया नीचे। और ऐसे ही पूरे बेकायदा नोट्स के आधार पर, यहाँ से आप अगर ये पूरा नोट्स इतना लिख लेते हैं ना तो आपका कंप्लीट चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर डिमांड रही तो इसके क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। वैसे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर इसी में सारे कवर हो गए हैं। ठीक, कुछ खास रहा नहीं है, तो हो सके तो लाइक कर देना। ठीक है, और अगर अगले वीडियो की आपको डिमांड है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट कर देना। बाकी कुछ खास नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आप लोगों ने चाहा। बाय बाय।